आज आपके सामने लेकर आए हैं संपूर्ण विज्ञान रिवीजन पार्ट 2। तो कल हमने पार्ट फर्स्ट में पार्ट 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज अपन मेजर टॉपिक की बात करते हैं। 7 नंबर का पार्ट है जीव प्रकरण, और इसमें से एक निबंधात्मक आएगा 100% और 2 नंबर का, 3 नंबर का और 1 नंबर वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरे चांसेस हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये पार्ट अपने आप में बहुत मायने रखता है। पार्ट का नाम है बेटा जीव प्रक्रम। तो जीव प्रक्रम के बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि आपके शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं चलती है वो सभी जीव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। जैसे कि सबसे पहला था आप पोषण, जो भोजन करते हो ये आपका जीव प्रक्रम में आता है। दूसरा है शोषण, उत्सर्जन, ये तो मेन चीज़ें हैं जो कि आपके जीव प्रक्रम में आती है। दूसरी बात है अपनी जो इंटरनल रिएक्शंस हैं, जो कि जिनका को अपन को पता भी नहीं रहता लेकिन वो होती रहती है। जैसे कि अपना हार्ट पंप करता रहता है 24 घंटे। दूसरी बात अपना भोजन पचित होता है। ये सब जीव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं और इसमें ही अपन यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो पोषण है। तो दोस्तों, पोषण सजीव प्राप्त करते हैं, निर्जीव पोषण प्राप्त करते ही नहीं है। तो पोषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी में जो जीव या पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी, और पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपने भोजन को बनाकर स्वपोषी पोषण को अंजाम देते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। विषमपोषी पोषण में है जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि अमीबा और भी बहुत सारे जीव हैं जो कि विषमपोषी पोषण में आते हैं। तो स्वपोषी पोषण के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ से ये ध्यान रखने योग्य चीज़ है और इसके बारे में पढ़ के भी जाना है आपको। स्वपोषी पोषण में और भी बताऊं तो आपको मैं पत्तियों में, ये पत्तियों द्वारा संपन्न होता है। तो पत्ती की संरचना और पत्ती में जो रंध्र पाए जाते हैं, उन 2 प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, खुला और बद्ध रंध्र। तो दोनों के ही चित्रों को देखते हुए जाना। तो आपको मैं बता दूं कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या क्या होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन किया जाता है। और लास्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन किया जाता है। तो ये आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। इसकी एक रिएक्शन है 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये इसकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है जो कि इनका भोजन बनता है उस समय संपन्न होती है। तो यहाँ से आपको एक पत्ती के और एक रंध्रों की संरचना को देखते हुए जाना है। ये अपना चल रहा है स्वपोषी पोषण। आगे बढ़ेंगे विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण में मैं बता चुका आपको कि एक अमीबा अपना पोषण किस प्रकार से करता है, इसको विषमपोषी पोषण में करते हुए जाना है। तो विषमपोषी पोषण में अमीबा अपने पादप या कूटपाद के द्वारा भोजन करता है और एक विशेष प्रकार की आकृति अपने आप में ढाल कर और वो अपने भोजन को अपने शरीर में ले लेता है, और इस प्रकार से अमीबा अपने जीवन में भोजन करता है। अब लास्ट में अपन पढ़ेंगे इसमें मानव में पोषण। तो मानव का जो पोषण है बेटा वो आप सभी मानव हो और सभी भोजन करते हो। तो ये अपने आप में जो भोजन होता है उसको ही देखिए कि जो आपका मानव का पोषण का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड है आपके पाचन तंत्र पर। तो पाचन तंत्र की आपको इसमें पूरी डेफिनेशन याद करते हुए जानी पड़ेगी और इसका थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम भी देखते हुए जाना। तो पाचन तंत्र जो स्टार्ट होता है बेटा आपके मुख से होता है, और मुख से होते ये गले में ग्रसिका, और ग्रसिका से आमाशय, और आमाशय से
क्षुद्रांत, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत और फिर गुदा में जाके ये आपका पाचन तंत्र संपन्न मतलब कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुख में। और मुख में आपके क्या क्या है? दांत और जीभ। दांत चबाने, काटने, चीरने फाड़ने का काम करते हैं और जीभ क्या करती है? आपकी लार को भोजन में मिलाने का काम करती है, मतलब भोजन के जो आपने निवाला लिया है उसको लसलसा बनाने का काम करती है। फिर गर्सिका से होते हुए सबसे पहले आपका भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में। आमाशय में जाने के बाद वहाँ पर 2 से 3 घंटा आपका भोजन रुकता है। फिर आपके भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है यहाँ आमाशय से। छोटे मोटे कण तो यहाँ पे पचित हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको कि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा आपका पाचन होता है भोजन का। और फिर छोटी आंत में जो पाचन होता है उसके बाद जो कुछ बच जाता है वो होता है आपके बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के द्वारा फिर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो मलाशय में चले जाते हैं और मलाशय से फिर गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस पाचन तंत्र में आपके जठर रस और एंजाइम्स काम आते हैं, तो उन एंजाइम्स वगैरह को देख के जाना। ये एंजाइम्स आपके भोजन में आमाशय में ही मिल जाते हैं। और दूसरी बात, जो हार्ड भोजन होता है आपका वो तो छोटी आंत और बड़ी आंत में जाके वहाँ पर उसमें HCl मिलता है, तो वहाँ पर जाके ये पचित होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स का जो पाचन होता है वो छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है। सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है, फिर बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में आपके उंगली जैसे प्रवर्ध भी पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, और ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब दीर्घ रोम में भोजन पचने के बाद में उसको पचित होना ही पड़ता है, ये सबसे लास्ट में होता है। और इसके बाद भोजन को कहाँ पे? मलाशय में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से मानव में भोजन पाया जाता है। फिर सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है शोषण। और शोषण के बारे में मैं आपसे इतना कहूँगा कि शोषण भी 2 प्रकार का होता है, अनॉक्सी और ऑक्सी। मूलतः 2 प्रकार का होता है, और वैसे तो आपके 3 प्रकार का यहाँ पे मैंने शोषण बताया है, किताब में भी 3 प्रकार का दिया गया है। तो शोषण की जो प्रक्रिया है बेटा, सबसे पहले देखना कि 2 प्रकार की होती है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो सामान्यतः मैं आपके मानव में शोषण भी बताऊंगा, लेकिन पहले ही देख लेते हैं कि शोषण के अंतर्गत ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन के अणु कोशिका द्रव्य के माध्यम से पाइरूवेट 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा में टूट जाते हैं। टूटने के बाद 3 प्रकार का शोषण होगा यहाँ पर आपका। सबसे पहला ये आपका शोषण है, तो ये है ईस्ट में, जो कि O2 की अनुपस्थिति में पाया जाता है। और इसका सामान्यतः मैं उदाहरण आपको बताऊं तो आपने अचार के डिब्बों में, बंद रोटी के डिब्बों में फफूंद देख ली होगी, तो ये वहाँ पे पाया जाता है O2 की अनुपस्थिति में। और इसमें क्या क्या बनता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा, 2 कार्बन के अणु बनते हैं। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण होता है। इथेनॉल का मतलब दारू होता है बेटा, शराब, मतलब उसमें सड़न जैसी गंध आती है। दूसरी है O2 की कमी। O2 की कमी के द्वारा जो शोषण होता है वो हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है, और जिसमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मुक्त होती है और 3 कार्बन के अणु बनते हैं। अब बात करते हैं O2 की उपस्थिति में, लास्ट वाला। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा हमारे पास प्राप्त होती है। तो ये 3 प्रकार का शोषण है। इस डायग्राम को, पूरे डायग्राम को देखते हुए जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस। अब मैं बात कर लेता हूँ मानव के श्वसन तंत्र की। तो मानव का श्वसन तंत्र नासादार, नासा मतलब अपनी नाक से शुरू होता है। नाक, अब कभी कभार अपनी नाक बंद हो जाती है तो मुंह से भी अपन सांस लेते हैं, तो नाक और मुख गुहा से अपना श्वसन स्टार्ट होता है। फिर ग्रसनी से होते हुए कंठ में जाता है, और कंठ के द्वारा फिर श्वास नली में चला जाता है। और श्वास नली जैसे ही डायफ्राम पे आती है तो उसके पहले आपके उपास्थि वलय पाए जाते हैं। उपास्थि वलयों से वो हवा छन कर फिर डायफ्राम पे टकराती है, और डायफ्राम पे जाके 2 भागों में टूट जाती है डायफ्राम से। तो ये वो 2 भागों में
आपके दो प्रकार के फेफड़े पाए जाते हैं, एक तो दायां फेफड़ा, एक बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है और दाएं फेफड़े में 3 पार्ट और बाएं फेफड़े में 2 पार्ट आपके पाए जाते हैं। फिर उनमें जाने के बाद में डायफ्राम, और डायफ्राम के बाद जो फेफड़े होते हैं उनको विज्ञान की भाषा में फुफ्फुस बोलते हैं, और फुफ्फुस में फिर श्वसनीय नलिकाएं पाई जाती हैं, और ये श्वसनीय नलिकाएं आगे ले जाकर वायु को कूपिका कोश में छोड़ देती है। और जैसे ही फिर इसमें 2 प्रकार की घटनाएं होती है, एक तो उच्छ्वसन और एक अंतर्वसन। तो एक बार तो अपन सांस को अंदर लेते हैं और एक बार अपन सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो इसका एक तो चित्र और साथ में इसका पूरा क्रिया, उच्छ्वसन और अंतर्वसन की जो क्रिया है वो आपको याद करते हुए जाननी है मानव के श्वसन तंत्र की। इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है कोपिका कोश एल्वेलाई। ये जब फूलती है तो तुम्हारा डायफ्राम, हमारा डायफ्राम ऊंचा हो जाता है जब सांस अंदर लेते हैं तो, और इसको इसमें से ही हवा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे चल जाता है। तो यहाँ से ही आपके श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इतने पार्ट्स आपके मानव श्वसन तंत्र के पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझा रखा है और वहाँ पर किताब में बहुत अच्छे से दिए गए हैं। वह अब अगला टॉपिक है आपका वहन। वहन का मतलब है किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम। तो मानव के शरीर में वहन का जो काम है बेटा वो करता है आपका हार्ट, मानव का हृदय। मानव का हृदय वहन का काम करता है, और वहन किसका करता है? ये ब्लड का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा का चित्र और इसकी कार्य प्रणाली आपको ध्यान में रखते हुए ले जानी है। तो ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। इसकी कार्य प्रणाली को मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर में जो हृदय पाया जाता है उसका काम केवल धड़कना ही नहीं है, उसका काम है अशुद्ध रक्त को लाना, अंगों से शुद्ध रक्त को लाना और प्रत्येक अंग तक शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम कौन करता है? आपके हार्ट। इसके बाद ये प्रक्रिया कैसे होती है तो मैं आपको इसको बोल के समझाता हूँ कि आपका हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। सबसे पहले फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां आलिंद आता है। बायां आलिंद में आपका ब्लड आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल हो जाता है। जब अगला कोष्ठ बायां नीले, अगला कोष्ठ कौन आता है? बायां नीले फैलता है, तब ये संकुचित हो जाता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाते हैं। अपनी बारी पर जब पेशी बायां नीले संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में कंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित मतलब बिना ऑक्सीजन वाली रुधिर इसमें आ जाती है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है तो नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां नीले फैल जाता है। ये रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर में ऑक्सीजन मिलाने है तो अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियां इतनी मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब आलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर को प्रवाह को रोकना सुनिश्चित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हृदय हमारे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। इसके लिए इसमें 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, एक तो शिरा और एक धमनी। धमनी शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करती है और शिरा अशुद्ध रक्त को लाने ले जाने का काम करती है। और ब्लड से याद आया कि ब्लड का जो ये लेने ले जाने का जो शिराओं में बहता है ब्लड, तो ये एक प्रेशर से बहता है और ये प्रेशर भी हार्ट से ही जनरेट होता है। और इसी के अकॉर्डिंग्स आपके शरीर में ब्लड प्रेशर भी होता है, जिसकी सामान्यतः व्यक्ति में 80-120 रेट होती है बीपी के एक स्वस्थ व्यक्ति में। अगर इससे ज़्यादा या कम किसी में बीपी आता है तो वो डेंजर वाली स्थिति है। अब आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये रुधिर वाहिकाएं शिरा और धमनी। इसके बाद में फुफ्फुस में
और सबसे बड़ी बात बता दूं, क्या ऑक्सीजन ब्लड में फुफ्फुस से प्रवेश करती है। अब इसके बाद बताओ प्लेटलेट्स द्वारा रक्षण रक्षण तो प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण इस प्रकार से होता है कि अगर किसी में प्लेटलेट्स की कमी है तो उसके अगर छोटी सी भी चोट लग जाए कहीं पे भी शरीर में, तो उसके ब्लड निकलना बंद नहीं होता है। और जब ब्लड एक धार के रूप में निकलता है, और धार इस प्रकार से निकलेगी कि जब तक पूरे शरीर का ब्लड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उसका ब्लड निकलता ही रहता है, और अंत में व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना लसिका। तो लसिका ब्लड का 35% पार्ट बनाता है। ये रंगहीन और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। और लसिका जो है अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। लसिका ब्लड को बहने का गुण भी प्रदान करती है, और ये ब्लड्स को सुचारू रूप से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। दूसरी बात है कि लसिका जैसे ऊतक को तरल ऊतक भी कहते हैं, और रुधिर केशिकाओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं पादपों में परिवहन। तो अभी तक तो आपने पढ़ा था मानव में परिवहन, अब पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। तो पादपों में भी जल और भोजन की आवश्यकता होती है, वो भी जीवित है, शोषण करते हैं, भोजन करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। तो पौधों में जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बेटा, जल को पहुंचाने के लिए तो जाइलम होता है, और फ्लोएम को पहुंचाने के लिए भोजन होता है। ये मानव के पादपों में ऊतकों के रूप में स्थित होते हैं। इसी के बाद पढ़ेंगे अपन मानव में उत्सर्जन। तो मानव का उत्सर्जन का जहाँ पे टॉपिक आ जाए तो उसमें आपकी किडनी सबसे बड़ी होती है, और किडनी के बाद में महाधमनी के बाद में मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, ये सब आपके उत्सर्जन के पार्ट है। इसका जो डायग्राम है उसको आप ध्यान से देखते हुए जाएं। फिर इसी के बाद में पादप में उत्सर्जन। तो पादप का उत्सर्जन तो आपने देख ही रखा होगा। पादप में उत्सर्जन जो गोंद होता है, या फिर किसी पादप से आपने देखा होगा रस निकलता रहता है, तो ये पादप के उत्सर्जी पार्ट है जो कि जाइलम में संचित रहते हैं। और अपशिष्ट पदार्थों को आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये पार्ट 6 खत्म हुआ आपका, और इसके जितने भी छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सबको देखते हुए जाना है। नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट 7, जो कि पार्ट का कितने नंबर है, 6 नंबर का, नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें देखना आप, तो सबसे पहला तो पार्ट है आपका जंतु तंत्रिका तंत्र। तो जंतु तंत्रिका तंत्र आपके शरीर में जितने भी आपको अनुभूति होती है, दर्द की, खुशी की, गम की, रोने की, हंसने की, सब ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा आपको महसूस होती है। तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका चित्र, और इसका तंत्रिका कोशिका के चित्र में आपको कोशिका काय, केंद्रक, द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष और ये अंतिम सिरा मिलेगा। तो इस चित्र को आप देखते हुए जाना। प्रतिवर्ती क्रिया के चित्र को देखना। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है एंटी रिएक्शन। कोई अपने थप्पड़ मारता है तो अपन हाथ उसके थप्पड़ मारते हैं, तो ये एंटी रिएक्शन। इसी का मतलब दूसरा फॉर्मूला बताऊं कि मैं जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से छूट जाता है तो आप हाथ को हटा लेते हो, तो ये प्रतिक्रिया कहलाती है। तो ये किस प्रकार से होती है, तो इसका एक डायग्राम भी होगा। ये आपकी तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है प्रतिवर्ती क्रिया, तो इसको देखते हुए जाएं। दूसरा है आपका मानव मस्तिष्क, जिसके कि 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ये कठोर ऊतकों के द्वारा रक्षित कैसे होते हैं, इसका कि आपको देखते हुए जाना है। मानव मस्तिष्क को इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों इस पार्ट से। यहाँ से टॉपिक इस बार आने का बहुत अच्छा चांस है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऊतक है ये कशरकदंडी या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरोज की रक्षा करती है। और तंत्रिका ऊतक कैसे काम करता है, तो तंत्रिका
ऊतक मैं आपको बता दूं कि ये शरीर में सूचनाओं को संसाधित करने का काम करता है और सूचना के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को समाहित करता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब क्रिया या गति संपन्न होनी होती है, पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है इसका भी पता ये तंत्र का तंत्र लगाता है और तंत्र का आवेग के द्वारा पेशी तक पहुंचता है, पेशी को गति करने के लिए उत्साहित करता है। एक पेशी कोशिका से दूसरी पेशी कोशिका पे जाता है। कोशिकीय स्तर पर गति करने के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है। पादपों में समन्वय, तो जिस प्रकार से मानव में समन्वय तंत्र का तंत्र के द्वारा बनता है तो पादपों में समन्वय पाया जाता है। और पादपों में समन के लिए आपको 3 प्रकार से दिए गए कि उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, जैसे कि छुई मुई पादप, आप जैसे ही टच करोगे दूर भाग जाएगा। पत्ती वृद्धि के कारण गति और बहुत सारी गतियाँ पाई जाती है पादपों में समन्वय बनाए रखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन इम्पोर्टेंट चीज़ पादप हार्मोन। यहाँ से 1 नंबर छोटा नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है बेटा, इस बार भी आएगा। तो ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब आपके पादप हार्मोन है जो किसी न किसी रूप से पादप की वृद्धि को कम या अधिक करने के लिए काम में आते हैं। तो ये 4 हार्मोन याद करते हुए जाना। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। इसके बाद है अपने जंतु हार्मोन। यहाँ से पादप में से और जंतु हार्मोन में से आपको कम से कम भी मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पादप जंतु हार्मोन में आ गया अपन, तो वर्षण से टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और बाकी के नीचे के वाले सारे हार्मोन ये लड़कों और लड़कियों में सामान्य होते हैं। ये 2 हार्मोन जो हैं ये लड़का और लड़की में अलग अलग होते हैं। अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड है, करो या मरो हार्मोन को कहते हैं, इसको एड्रिनल हार्मोन ये स्रावित करती है। फिर आती है अग्नाशय, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, जो बोना रह जाता है या फिर जो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही डिसाइड हमारे शरीर में होता है। इसके बाद में O2, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन, और इसके कम श्रावण से गोइटर रोग हो जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं PRAO2, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। ये नमक की कमी से हमारे शरीर में गलगंड या घेंगा रोग भी उत्पन्न करता है। हाइपोथैलेमस, ये अपने मस्तिष्क में पाया जाता है और ये सभी प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। ये सभी जो हार्मोन्स है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हमारे शरीर में स्रावित होते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट चैप्टर है अपना पार्ट 8, 6 नंबर का चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो बेटाओ जनन जैसे ही टॉपिक का नाम आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जनन के द्वारा ही हम और हमारे पूर्वज इस दुनिया में आए। तो सबसे पहले तो जनन का मैं परिचय आपको दे देता हूँ कि जनन मानव अपने आप की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जीव जनन करता है और ये सभी में अलग अलग प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो एकल जीवों में प्रजनन की विधियाँ हैं। यहाँ से हर बार का क्वेश्चन उठता है, इस बार भी उठेगा। तो अमीबा और लेशमानिया में भी तो द्विखंडन पाया जाता है, लेकिन ये सब किसके पार्ट है? विखंडन के। तो विखंडन के पार्ट है द्विखंडन और बहुखंडन। तो अमीबा लेशमानिया में तो द्विखंडन पाया जाता है और प्लेज्मोडियम में बहुखंडन। दूसरा आता है आपका खंडन, स्पाइरोगारा में गायरा में खंडन पाया जाता है। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की क्रिया प्लेनेरिया में पाई जाती है। मुकुलन, हाइड्रा, कायिक प्रवर्धन बायोफिल्म पादप की पत्तियों में पाया जाता है, जिसमें कि पत्तियों से जड़ें निकल जाती है और वो जड़ें ही पूरे पादप का निर्माण कर लेती हैं। और दूसरी बीजाणु समासंग, ये राइजोपस में पाया जाता है बीजाणु समासंग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और आता ही आता है यहाँ से। तो अब अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये है लैंगिक जनन। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना दोस्तों, क्योंकि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की ही उपस्थिति आवश्यक होती है। तो अब पढ़ते हैं अपन लैंगिक जनन के बारे में।
तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे अपन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादप भी दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी। एक लिंगी में आपका पपीता तरबूज आता है और उभयलिंगी में आपके गुड़हल और सरसों के पादप आते हैं। एक लिंगी का मतलब है एक ही पुष्प पर नर और मादा दोनों होना, और उभयलिंगी का मतलब है अलग अलग पुष्पों में नर और मादा होना। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से हम समझते हैं कि सबसे पहले तो स्वपरागण, परपरागण और अंकुरण, ये आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के पार्ट है। स्वपरागण का मतलब है तो एक ही पादप पे, और परपरागण का मतलब है एक पादप से दूसरे पादप पे लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसको हम परपरागण कहते हैं। अंकुरण, बीज की अवस्था को हम अंकुरण कहते हैं। बीज से जब पौधा बनना तैयार होता है तो उसको हम अंकुरण कहते हैं। ये चीज़ें आपको देखते हुए जाननी है। इसमें एक आपका पुष्प का अनुदैर्ध्य काट है, उसका चित्र अच्छे से देखते हुए जाना बेटा। अब नेक्स्ट है आपका मानव में लैंगिक जनन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आपको दोनों ही नर और मादा जनन तंत्र को चित्र और डायग्राम, चित्र और इसमें जितने भी चीज़ें काम आ रही है सारी की सारी आपको देखते हुए जानी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लैंगिक नर जनन तंत्र के बारे में बताता हूँ। तो नर जनन तंत्र में आपके ये मुख्य मुख्य पार्ट है, वर्षण, वर्षण कोश, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, शिश्न मूत्र मार्ग, ये नर जनन तंत्र के भाग हैं। इसका चित्र आप देखते हुए जाएं। नर जनन तंत्र कहते किसे हैं? जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। नर जनन तंत्र के जो भाग है वो मैंने यहाँ पे आपको दर्शा गए। अब दूसरा है मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र का चित्र और ये भाग मैं बता रहा हूँ आपको कि अंडवाहिनी, अंडवाहिका को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। दूसरा है अंडाशय, तीसरा है गर्भाशय, अगली ग्रीवा और योनि। ये सभी पार्ट्स मादा जनन तंत्र के भाग हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं, और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो योनि से मादा जनन तंत्र का पार्ट शुरू हो जाता है, फिर ग्रीवा गर्भाशय में खुलेगी, गर्भाशय अंडाशय में, और अंडवाहिका फिर सबसे बाद में अंडे का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से मादा जनन तंत्र का पार्ट है। नर और मादा आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज बनाते हैं तो फिर उससे बच्चे का निर्माण होता है जो कि गर्भाशय में विकसित होता है। अब एक कंडीशन आती है कि जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है? तो जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो बेटा निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रतिमा तैयारी करता है, और अतः इसकी अंतभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। ये अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः ये परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, और इस चक्र में लगभग एक महीने का समय लगता है, 28 से 30 दिन का, तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। इसके बाद है इम्पोर्टेंट टॉपिक जनन स्वास्थ्य। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने का चांसेस है। चांसेस क्या है? 100% आता है यहाँ जनन स्वास्थ्य। और जनन स्वास्थ्य में कंडोम, कई प्रकार की टेबलेट्स, और महिलाओं के लिए भी कंडोम, कॉपर-टी वगैरह आते हैं। तो इनका सभी का अध्ययन करते हुए आपको जाना है। जनन स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चुनौती है मानव जीवन के लिए, जिसको कि आपको देखते हुए जाना है। जूलॉजी का मैं लास्ट चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ, तो वो ये है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवंशिक जैव विविधता ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, 4 नंबर का पार्ट है, और इसमें आपको केवल जेनेटिक्स पे ध्यान देना है। जेनेटिक्स में भी सबसे पहले तो आनुवंशिकता क्या होती है? तो आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का आना, ये सब आनुवंशिकता के ही प्रकार है। सेकंड में आपको वंशागत लक्षण,
और एडी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है इलेक्ट्रॉन की वंशागति के नियम जो मेंडल ने दिए थे वो आपको यहाँ से पढ़ के जाना है, जिसमें कि आपका प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर को ही क्यों चुना है इसके भी 7 कारण हैं। और प्रथम पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप आपको अच्छे से याद करके जाना है। यहाँ से ये आएगा ही आएगा मेंडल। फिर आप देखना यहाँ लिंग निर्धारण, तो नर XX और XY जब एक दूसरे से मिलते हैं तो लड़का होगा या लड़की, इसका कितना कितना परसेंट चांस होता है, तो 50-50% चांस होता है। और ये केवल ऊपर वाला ही डिसाइड कर सकता है कि लड़का होगा या लड़की है। और अगर हम नॉर्मली जीवन में देखें तो लड़का जो है वही डिसाइड करता है, क्योंकि इसी के गुणसूत्र से ये डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। अन्यथा 50% चांस रहता है कि लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। लेकिन कहीं अपने मानव समाज में हम महिलाओं को दोष देते हैं तो ये गलत बात है। इसको भी आप पढ़ के जाएँ अच्छे से। दूसरा है अब विकास। अब नॉर्मल आ गया विकास। तो विकास में सबसे पहले तो आप एक दृष्टांत देख जाना उपरंगों का समूह वाला। दूसरा उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। तो उपार्जित तो अपन जीवन में अर्जित करते हैं और जो आनुवंशिक लक्षण है वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आते जाते हैं। जो वो कोई रोग भी हो सकता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहा है, तो इसको एक बार देखते हुए जाना। इसके बाद है जाति उद्भव। जातियों ने अपने आप का अस्तित्व कैसे बनाया ये समझाया गया है, तो ये ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका यहाँ पे विकास एवं वर्गीकरण। विकास एवं वर्गीकरण से तो टॉपिक आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें समजात अंग और समवर्ती अंग भी है जिनका कि आपको अच्छे से ध्यान रखते हुए जाना है। फिर लास्ट का एक और ये है जीवाश्म। फिर है विकास के चरण, मानव का विकास। मानव का विकास पहले आप आदि मानव थे और विकास के चरण में आप यूँ देखना कि जो जंगली गोभी थी वो पहले ब्रोकोली, फिर गोभी, लाल गोभी, केल, गांठ गोभी, फूल गोभी, एक गोभी से बहुत सारी कैसे बनी, तो ये विकास के चरणों में आपको देखते हुए जाना है। और फिर अगला है मानव का विकास। पहले मानव क्या था, फिर कैसे बना, धीरे 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 उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसने अपने रहन सहन में और खाने पीने के तरीकों में चेंजेस किया। इस प्रकार से वो आज होमोसेपियंस मानव कैसे कहलाया, तो इस बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जूलॉजी का पार्ट मैं कंप्लीट करता हूँ। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपका पार्ट 10 है और ये 7 नंबर का पार्ट है बेटा। और यहाँ से मेजर क्वेश्चन आने का बहुत बड़ा चांस बनता है। तो इस पार्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। निबंधात्मक, अतिलघुत्मक सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत ज़्यादा ये रहेगा, क्योंकि 7 नंबर का पार्ट है, मायना रखता है। देखते हैं इस पार्ट के बारे में। तो जैसे जैसे मैं बताऊँ बेटा ध्यान में रखते हुए जाना है। तो सबसे पहले आपको प्रकाश किरण की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश किरण तो प्रकाश के सरल रेखे पथ की मतलब कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखे पथ की ओर इंगित करता है, जिसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से टकराकर परिवर्तित होकर दूसरी दिशा में जाता है तो हम उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम है बेटा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु अभिलंब परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। अब परावर्तन को समझेंगे किस माध्यम से, गोलीय दर्पण के माध्यम से। तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अब इसका जो ये परिपाटी है यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 2 से 4 नंबर की बन सकते हैं छोटे छोटे। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता की त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, ये सब आपको देखते हुए जानी है। अवतल दर्पण में ऊपरी भाग आपका कलर किया हुआ होगा और उत्तल दर्पण में अंदर का भाग कलर किया होगा। उत्तल दर्पण में बाहर की ओर फोकस बिंदु रहता है और अवतल दर्पण में अंदर की ओर फोकस बिंदु रहता है आपका।
तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ रखी है, वैसे भी मैं तो नॉर्मली बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इनके जितने भी चित्र हैं वो आपको सभी को देखते बना बना के देखना है। अब सबसे पहले गोलीय दर्पण में अवतल को देखेंगे तो सारणी 10.1 में सभी की स्थितियाँ दी गई है। तो सभी की जो प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगी वो वास्तविक वो उल्टा बनेगा अवतल दर्पण में, लेकिन एक स्थिति P और F के बीच में जब वस्तु की स्थिति रहेगी तो इसके प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। इसको ध्यान में रखते हुए जाना है अवतल दर्पण में सारणी नंबर 10.1 और सभी इसके चित्र जितने भी है सभी को बना बना के देखते जाना है। फिर आपका इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से यह भी है कि आप इनके उपयोग भी साथ में देखते हुए जाएंगे। उपयोग नहीं देखेंगे तो आपको आगे परेशानी हो सकती है। उपयोग और चित्र। अब नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए आपको देखनी है सारणी नंबर 10.2। आभासी तथा सीधा यहाँ से उत्तल दर्पण में बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर अनंतता दर्पण के ध्रुव 10.2 में दे रखा है आपको। और इसके बाद में इसके उपयोग उत्तल दर्पण पीछ साइड आप वाहनों की साइड की जो कांच है उनमें उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। और भी कई सारे उपयोग हैं जिसमें कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तनों के लिए चिन्ह परिपाटी। परावर्तनों के लिए चिन्ह परिपाटी अपन को देखनी है तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके माइनस प्लस का ध्यान होता है। इसके लिए नियम परिपाटी आपको किताब में दी गई है और ये चित्र है जो आपका 10.9। यहाँ से आप चिन्ह परिपाटी को ध्यान से देख सकते हो। यहीं से बनेगा आपका दर्पण सूत्र और आवर्धन। किसके लिए? गोलीय दर्पण के लिए। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u तो आपका दर्पण सूत्र है। आवर्धन है m बराबर h डैश अपॉन h। इस h डैश को h डैश बटा h को आप बराबर में -v बटा u भी लिख सकते हो। ये गोलीय दर्पण की है। मैं यहाँ से आपको एक बात क्लियर करता हूँ कि ये तो एक गोलीय दर्पण है और नीचे है आपका ये लेंस सूत्र। तो इसमें और इसमें आपका केवल प्लस माइनस का अंतर है कि यहाँ पे दर्पण सूत्र में 1/v प्लस 1/u है और यहाँ पे 1/v माइनस 1/u है। ये लेंस सूत्र है। और ये आवर्धन में यहाँ पर -v/u है, यहाँ पर आपका माइनस हट जाएगा लेंस के सूत्र में। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी मैंने। आगे देखेंगे अपन। तो चलिए, प्रकाश का अपवर्तन। ये है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के लिए आपको अपवर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम में स्नेल का नियम आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। और फिर कांच के स्लेब वाला भी अपवर्तन है कि भाई सीधी अपन ने डाली तो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, ये अपवर्तन के कारण देती है। इसके बाद में अपवर्तनांक को ध्यान से देख लेना। सारणी नंबर 10.3 है। अपवर्तनांक में कुछ वस्तुओं के जैसे हीरा, नीलम, बेंजीन, क्राउन कांच, बर्फ, जल, इनके अपवर्तनांक दिए गए हैं। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनने का चांस है। तो सारणी नंबर 10.3 को देखते हुए जाना अपवर्तनांक में। और अपवर्तनांक का सूत्र होता है n12 बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1। ये अपवर्तनांक थोड़ा सा देखते हुए जाना, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का कभी कभार तो आपसे अपवर्तनांक की परिभाषा ही पूछ लेता है। तो ये फिर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हैं। जिस प्रकार से अपन ने गोलीय दर्पणों में देखा था वही देखेंगे अपन गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल को अभिसारी भी कहते हैं, अवतल को अपसारी भी कहते हैं। इसमें भी आपको ये पूरी की पूरी चिन्ह परिपाटी ध्यान में रखनी है। वक्रता केंद्र गोलीय लेंस में 2 होंगे, जिस कारण से इनको C1 C2 बोला जाता है। मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र O, द्वारक, लेंस का मुख्य फोकस दूरी, ये सब आपकी परिभाषिक शब्दावली है जो कि आपको याद करके जाना है। किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा रहता है और 1 नंबर 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता है।
और आप वही अपने जैसे आपने गोलीय दर्पणों से देखा है वही देखेंगे अपन गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो इसमें भी दो प्रकार के उत्तल लेंस से अपन अपवर्तन देखेंगे। तो उसके लिए आपको सारणी 10.4 में स्थितियाँ दी गई है कि वस्तु को कहाँ पर रखें और क्या बने। तो उत्तल में सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वास्तविक उल्टा बनता है। एक स्थिति F1 तथा प्रकाशित केंद्रों के बीच रहती है वस्तु की, तो आभासी तथा सीधा बनता है। बाकी अवतल लेंस में के लिए आप सारणी नंबर 10.5 देखोगे तो इसमें आभासी तथा सीधा ही बनेगा हमेशा। और जैसे गोलीय दर्पणों के लिए था उसी प्रकार से गोलीय लेंसों के लिए भी चिन्ह परिपाटी है, जिसको कि आप देखते हुए जाएंगे। और फिर यहाँ से अभी मैंने बताया, पहले बता चुका मैं, फिर बता रहा हूँ आपको। लेंस सूत्र और आवर्धन, यहाँ से आप लेंस सूत्र, आवर्धन और दर्पण सूत्र, आवर्धन, लेंस की क्षमता, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे जिनको कि कर करके देखते हुए जाना है। सबसे लास्ट में है आपकी लेंस की क्षमता, जिसको पी से दर्शाते हैं और इसका मात्रक डायोप्टर होता है और इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इतना तो बनता ही है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो प्लस में और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में है, हमेशा आती है। तो इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। केवल इसमें दो प्रकार के चीज़ें हैं कि गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस। चिन्ह परिपाटी ध्यान में रखनी है और चित्रों को बना बना के देखते जाना है। और इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 7 नंबर का टॉपिक है और छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आपको यहाँ से पूरे के पूरे याद करके जाना है। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा पार्ट 11 से लेकर पार्ट 16 तक का, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा पार्ट 3 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर साइंस। 29 तारीख को पेपर है, 29 तारीख से पहले सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।